एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अविनाश CPRA के यानी कि करंट पल्स रेडियो। गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। ये सारी खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूँ BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद रफ़ी के 100 साल। जब मन्ना डे ने कहा कि हजारों मुझ जैसे आएंगे पर एक और रफ़ी नहीं होगा। बर्फीली पहाड़ियों पर दिल खोलकर खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करते शम्मी कपूर को जब याहू चाहे कोई मुझे जंगली का एक गाने के लिए आवाज चाहिए थी तो वो अल्हड़ बागपन रफ़ी की आवाज में मिला। जब इश्क के रूहानी रूप की बात आती है तो रफ़ी एक कव्वाली को आवाज देते हैं, ये इश्क इश्क है, इश्क 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 आज़ाद है, इश्क आज़ाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क। ये वही रफ़ी हैं जिनका गाया मन तड़पत हरी दर्शन को आज भी भक्ति रस के लिए याद किया जाता है। यही नहीं, पर्दे पर गुरुदत्त जब भारत की हकीकत और हुकूमत दोनों से बेजार हो जाते हैं तो ये रफ़ी हैं जो गाते हैं जने नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये सब मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की गायकी के महज चंद रंग है। ये साल मोहम्मद रफ़ी की जन्मशती का है। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर का साथ। एक वक्त था जब फिल्मों के हिट गाने का मतलब मोहम्मद रफ़ी होता था। उनके ना रहने के सालों बाद भी लोग उनकी आवाज़ और दिल जीतने वाले अंदाज के किस्से सुनाते नहीं थकते। उनकी एक मिसाल शम्मी कपूर के किस्सों में मिलती है कि कहा जाता है कि जैसे मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे वैसे ही मोहम्मद रफ़ी शम्मी कपूर की आवाज़ थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी अ गोल्डन वॉइस में शम्मी कपूर याद करते हैं कि हम लोगों को तारीफ करूँ क्या उसकी गाना रिकॉर्ड करना था। रात भर मैं सो नहीं पाया, मैं चाहता था कि ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मेरी निराशा देखकर रफ़ी ओपी नैयर से बोले, पापा जी आप कंपोजर हो, मैं गायक हूँ, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है, उन्हें करने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा कर लेंगे। रफ़ी साहब ने वैसे ही गाया जैसा मैंने सोचा था। शम्मी कपूर बताते हैं जो ओपी नैयर ने गाना देखा तो मुझे बाहों में भर लिया और दुआएं दी। रफ़ी साहब ने अपनी शरारती पर नरम आवाज़ में कहा कि अब बात बनी ना। रफ़ी साहब चुटकी में दिल जीत लेते थे और मैं मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरा हूँ। रफ़ी मियाँ तुमने कितना खूबसूरत गाया है। मुझे मशहूर गायक मन्ना डे का एक बहुत पुराना इंटरव्यू हमेशा याद आता है। इसमें तब के पत्रकार राजीव शुक्ला के सवाल पर उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब नंबर 1 थे, मुझसे बेहतर। मैं अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करता हूँ। जैसा वो गाते थे शायद ही कोई गा पाता, अगर रफ़ी नहीं होते तब ही मैं उनकी जगह ले सकता था। हम दो ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में गाने गाए जब बतौर गायक मुकेश और किशोर कुमार भी फिल्मों में छाए हुए थे। हालांकि इन सबके आपसी रिश्ते नायाब थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने BBC हिंदी से बातचीत में बताया, इन सब का रिश्ता बहुत सुंदर था। मुझे ताज्जुब होता था जब फ़ोन उठाकर मुकेश जी रफ़ी साहब को कहते थे, रफ़ी मियाँ तुमने गाना इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकता। कभी रफ़ी साहब का फ़ोन आता कि मुकेश तुमने कितना सुंदर गाया है। जब रफ़ी ने कहा मेरे गले में मिठास भर दो। इतना मकबूल होने के बावजूद रियाज और खुद को बेहतर करने की मैं मोहम्मद रफ़ी की ललक कैसी थी। इसका किस्सा संगीतकार खय्याम अलग अलग जगहों पर कई बार बता चुके हैं। खय्याम ने बताया था कि रफ़ी बार बार मुझे दावत पर बुलाते, मुझे लगा कि क्या माजरा है। फिर रफ़ी साहब की ओर से मेरे लिए गुजारिश आई, आप मेरी आवाज़ में मिठास भर दीजिए। ये तब की बात है जब रफ़ी अपनी लोकप्रियता के उरूज पर थे। मुझे यकीन नहीं हुआ, दरअसल उन्होंने रफ़ी हाई पिच वाले गाना गाया करते थे। खय्याम कहते हैं कि मैंने उनके सामने कुछ शर्त न की, जैसे कि ये भूल जाएं कि वो महान गायक हैं। रिहर्सल के दौरान उनके आसपास कोई नहीं होगा। इस दौरान वो फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं करेंगे। रफ़ी साहब ने पूरी तन्मयता से मुझसे ट्रेनिंग ली। इसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने गज़ल गाई, गजब किया तेरे वादे पर एतवार किया, वो मिठास जो रफ़ी को चाहिए थी वो उन्हें मिली। रफ़ी मियाँ मैंने म्यूज़िक स्कूल खोल रखा है। अपनी गायकी के अलावा जिस बात के लिए अक्सर लोग मोहम्मद रफ़ी की तारीफ़ किया करते हैं वो था उनका शांत और विनम्र अंदाज। संगीतकार अमर हल्दीपुर सुजाता देव की किताब में बताते हैं कि 1967-68 में सी रामचंद्र रफ़ी साहब के साथ एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन रफ़ी जी से बार बार गलतियां हो रही थी। कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सी रामचंद्र गुस्सा हुआ है, कहा रफ़ी मियाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या म्यूज़िक स्कूल खोल रखा है, जो गाना दिया है याद कीजिए और गाइए। वो बताते हैं रफ़ी जी ने माफ़ी भरे अंदाज में कहा, माफ़ कीजिए गाना मेरे जहन में बैठ नहीं रहा है, मैं अभी करता हूँ। उन्होंने तब तक गाया जब तक संगीत निर्देशक को तसल्ली नहीं हो गई। बाद में वो साज बजाने वाले सारे कलाकारों के पास गए, सबसे माफ़ी मांगी। इसी विनम्रता की वजह से वो सबके पसंदीदा थे। जब चीन ने बजाए रफ़ी के गाने, सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड। मोहम्मद रफ़ी के गानों की लोकप्रियता का अंदाज इस पूर्व सैनिक के किस्से से ही मिलता है जो उन्होंने साल 2020 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक इंटरव्यू में सुनाया था।
साल 1962 की जंग लड़ चुके भारतीय सैनिक फुनचोक ताशी ने बताया था कि गलवान इलाके में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही थी और चीन के सैनिकों ने वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए और हिंदी में घोषणा करते थे कि ये जगह ना आपकी है ना हमारी है, आप भी वापस चले जाओ, हम भी वापस जा रहे हैं। इसके बाद वे रफ़ी का गाना तुमसा नहीं देखा जोर जोर से बजाते, साथ में लता मंगेशकर का गाया तन डोले गाना भी। ये कई दिनों तक चला। वो ऐसा इसलिए करते कि भारतीय सैनिक चले जाएं, हालांकि हमने जगह नहीं छोड़ी। लाहौर से रिश्ता। अब थोड़ी बात है रफ़ी के बचपन के बारे में। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह राखी और हाजी अली मोहब्बत के घर हुआ। प्यार से उन्हें फीको कहा गया। हाजी अली मोहम्मद बेहतरीन खानसमा थे। वो 1926 में लाहौर चले गए। फीको कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में ही पढ़ाई करते रहे। 12 साल की उम्र में रफ़ी भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लाहौर चले गए। इसके बाद रफ़ी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू किया। रफ़ी संगीत के दीवाने थे। पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे, इस वजह से वो चोरी छिपे ही गाते थे। ये किस्सा तो काफ़ी मशहूर है कि लाहौर में एक तारा बजाने वाला एक फ़कीर आया करता था। इसका गाना सुनते सुनते रफ़ी उसके पीछे पीछे चले जाते। वो अक्सर हजरत दातागंज बख्श की दरगाह पर भी जाते थे। एक दफ़ा लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टू ने नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे, तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज़ पड़ी। आवाज़ अनोखी थी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो इस दुकान में गए जहाँ रफ़ी किसी के बाल काट रहे थे। उनकी गायकी थे मुतासिर। इस अधिकारी ने उन्हें रेडियो में काम करने का मौका दिलाया। एक बार लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक के सहगल के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। समय काटने वाले लोगों को बांधे रखने के लिए युवा रफ़ी मंच पर आए। महफिल में मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर उनसे इतना मुतासिर हुए कि रफ़ी को बम्बई आने की सलाह देकर चले गए। पिता को छोड़ रफ़ी के परिवार के बाकी सदस्य उनके हुनर को समझते थे। उन्हें लगा कि रफ़ी का भविष्य बम्बई में है। रफ़ी बम्बई चले गए। इसके बाद संघर्ष की शुरुआत हुई। उन्हीं संगीतकार श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में रफ़ी से गाना गवाया। रफ़ी को शुरू में साल 1944 की फिल्म पहले आप और फिर गांव की गोरी में गाने का मौका मिला। पहले आप में कोरस में गाना था और गाना कुछ ऐसा था कि सैनिकों की कदम ताल की आवाज़ की तरह गायकों को भी कदम ताल करनी थी। रिकॉर्डिंग के बाद नौशाद ने देखा कि रफ़ी के पैरों से खून निकल रहा है। पूछने पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके जूते कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं। चूँकि गाना चल रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद रफ़ी की शोहरत और कामयाबी की बात संगीतकार नौशाद का जिक्र किए बिना अधूरी है। दोनों ने बैजू बावरा, कोहिनूर, मदर इंडिया, मुगल आजम, आन, गंगा जमुना, मेरे महबूब, राम और श्याम, पाकीज़ा जैसी अनेक फिल्मों में साथ में काम किया। नौशाद के बेटे राजू नौशाद के मुताबिक नौशाद रफ़ी जी से घंटों रियाज करवाते थे और रफ़ी जी बैठकर अभ्यास करते रहते। तब नौशाद से हंसते हुए कहते कि अब जाओ और दूसरे गाने की प्रैक्टिस करो, वरना तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं था। रफ़ी साहब की बेटियों का निकाह भी नौशाद नहीं पढ़वाया था। तो रफ़ी से रिटेक के लिए कहा गया। ऐसा नहीं था कि विनम्र तबीयत वाले मोहम्मद रफ़ी कभी नाराज नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनका भी एक अलग अंदाज था। मोहम्मद रफ़ी और गोल्डन बॉयज किताब में हमारे संगीतकार उमी ने अपनी यादें कुछ साझा की हैं। वो बताते हैं कि एक बार रफ़ी मुझसे नाराज हो गए, जो बहुत कम होता था। साल 1973 में फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात कह दूं तो की रिकॉर्डिंग थी। मैं रिटेक करना चाहता था। रफ़ी साहब थोड़ा नाराज हो गए, बोले क्या कह रहे हो। रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना असामान्य बात थी। मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा ठीक है पैकअप। रफ़ी साहब बिना एक शब्द कहे चले गए। उम्मी के मुताबिक अगली सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी। सामने रफ़ी साहब थे। उन्होंने पंजाबी में कहा क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया, चलो कल वाली कव्वाली सुनते हैं। मैं अमेरिका से स्पीकर लाया था, इन्हीं पर सुनते हैं। सुनने के बाद रफ़ी जी ने विनम्रता से पूछा क्या दोबारा रिकॉर्ड करना है। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा खान अपने स्पीकर लेकर जाओ। मैं उन्हें खान बुलाता था। तब वो बोले ये स्पीकर आपके लिए है। रफ़ी जी की फीस 3000 रुपये थी और स्पीकर की कीमत 20,000 रुपये। ये थे रफ़ी साहब। रफ़ी के करियर में आई ढलान। ऐसा नहीं है कि कामयाब होने के बावजूद उनके लिए चुनौती नहीं थी। रफ़ी साहब पर दास्तान रफ़ी नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। डॉक्यूमेंट्री में संगीतकार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली बताते हैं कि कभी कभी गायकों की विविधता बाधा भी बन जाती है। जैसे रफ़ी साहब ने 60 के दशक में जंगली की वो बार बार देखो जैसे गाने गाते थे। वो अपना स्टाइल बना रहे थे, लेकिन एक बार मदन मोहन जी ने रफ़ी साहब से कहा कि अगर तुमने अभी आओ जैसा गाना गाया है तो मैं अभी अपनी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर रहा हूँ। तुम पहले उस मूड से निकल जाओ, मेरा गाना गंभीर है, मुझे उसमें अदायगी कम चाहिए। मोहम्मद रफ़ी ने करियर की ऊंचाइयां देखी तो एक ऐसा भी दौर आया जब उसमें ढलान दिखने लगी।
ये बात 70 के दशक की शुरुआत की है। उस दौरान रफ़ी हंस करके लौटे थे और किसी ने उनसे कह दिया था कि मौसीकी की उनके मज़हब में कोई जगह नहीं है। इसके बाद रफ़ी ने कुछ समय के लिए गाना छोड़ दिया। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता और जिनके लिए रफ़ी गाया करते थे वो धीरे धीरे सिमट रहे थे। ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन वाला दौर था। जो संगीतकार और गीतकार रफ़ी के लिए गीत संगीत रचते थे उनमें से कई गुजर चुके थे। यह एस.डी. बर्मन की जगह आर.डी. बर्मन जैसे नई पीढ़ी के संगीतकार ले रहे थे। ये नए तरह के संगीत और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ काम करने लगे थे। तब कई लोगों ने कहा कि रफ़ी का युग अब चला गया, लेकिन रफ़ी ने इस दौर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कई संगीतकारों ने भी उनका साथ दिया। जब फिल्म लैला मजनू का संगीत तैयार हो रहा था तो मदन मोहन इस बात पर अड़ गए थे कि युवा एक्टर ऋषि कपूर के लिए रफ़ी गाएंगे, वरना वो फिल्म नहीं करेंगे। जब साल 1976 में फिल्म रिलीज हुई तो इनके गाए गाने जबरदस्त हिट हुए। हालांकि इससे पहले ही मदन मोहन गुजर गए थे। 1977 में रफ़ी का गाना क्या हुआ तेरा वादा आया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। साल 1977 में युवा ऋषि कपूर के लिए रफ़ी ने मनमोहन देसाई की अमर एंथनी के लिए कव्वाली गाई, पर्दा है पर्दा। ये भी काफी मशहूर हुआ। कई लोग हैरान थे कि जिसके पिता राज कपूर के लिए रफ़ी गा चुके हैं उस नए एक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी को क्यों चुना, लेकिन इन गानों से रफ़ी ने जबरदस्त वापसी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी पहली फिल्म पारसमणि भी रफ़ी के साथ ही की थी। इत्तेफाक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म आसपास भी मोहम्मद रफ़ी ने अपना आखिरी गाना गाया। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों फिर उदास है दोस्त, जब मैं टॉप पर रहूं तो अल्लाह मुझे उठा ले। हर दौर के गायकों पर मोहम्मद रफ़ी का असर रहा है। इसमें सोनू निगम भी शामिल है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में सोनू निगम ने कहा कि जब मैं मुंबई गायक बनने आया था तो मेरी यही कोशिश थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ को लेकर आऊँ और उनके जैसा गाऊँ। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे लिए भगवान है। हालांकि मैंने उनको कभी नहीं देखा नहीं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर उनको सुन सुन कर गाता रहा हूँ। बाद में अपना स्टाइल बनाया है। ऐसे थे रफ़ी साहब। मन्ना डे ने एक बार कहा था दोस्तों, इस युग में हजारों मन्ना डे आएंगे पर कभी एक और मोहम्मद रफ़ी नहीं होगा।